हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में जो आगे बढ़ते आ रहे हैं उसी का अगला टॉपिक देखेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा सबसे पहला चैप्टर जो था वह था एंगल एंड दियर मेजरमेंट, और उसके बाद आया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड दियर लिमिटेशंस या दियर फॉर्मूलाज, जो भी कह लीजिए, जिसमें हम लोग साइन कॉस टेन कॉट से इंट्रोड्यूस हुए, उसके रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, उसके स्क्वायरिंग रिलेशनशिप, अदर रिलेशनशिप्स, इन सब चीज का डिस्कशन करते करते हम लोग आगे उसके साइन के बारे में जिक्र किए कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। फिर साइन 90 1 क्यों होता है, कॉस 90 0 क्यों होता है, टेन 90 अनडिफाइंड क्यों होता है, कॉट 90 0 क्यों होता है, इन सब चीजों का भी हमने लॉजिक पिछले वीडियो में समझ लिया है। आज हमारा जो वीडियो है वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मोनोटोनिक नेचर को बताएगा। मोनोटोनिक नेचर क्या होता है, किसको मोनोटोनिक नेचर कहेंगे? यह एक कंबाइंड वर्ड है। जिस तरह से मैक्सिमाइजेशन और प्लस मिनिमाइजेशन दोनों का कंबाइंड वर्ड ऑप्टिमाइजेशन होता है। क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन। बात समझे ना? ठीक उसी तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के कंबाइंड वर्ड को अगर हम एक साथ कर लेते हैं तो मोनोटोनिकली बोलते हैं। तो मोनोटोनिकली वर्ड जो आता है, मोनोटोनिक नेचर जो आता है, उसमें हम ये नहीं कह सकते वो किस तरह का इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, हम इस पर आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, खास करके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किस क्वाड्रेंट में या किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, ये हमको सीखना है। इसके अलावा हमको ये भी सीखना है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा का क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करें इस पर। मोनोटोनिक नेचर ऑफ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसको अगर हम चाहें तो जो पिछला पिक्चर हम बनाए थे एक, है ना, इस तरह का याद कीजिए आप कि ऐसे हम एक सर्कुलर पिक्चर लिए थे। हम उस सर्कुलर पिक्चर से भी इसको पूरी तरह से चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, कहां इंक्रीज कहां डिक्रीज के बारे में चर्चा हम इससे भी कर सकते हैं। ठीक ना? लेकिन यह प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है, क्लास में समझाना ये थोड़ा आसान होता है क्योंकि बच्चों के पास पर्याप्त वक्त होता है। ऑनलाइन में बच्चे थोड़ा फास्ट ढूंढते हैं, तो हम फास्ट तरीके पे आएंगे। ठीक है, इसको हम इधर छोड़ते हैं। अभी आइए हम यहां एक नोट पढ़ेंगे, दो नोट फर्स्ट, है ना, नोट फर्स्ट। मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन, y इज एफ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन हमारा f ही है, लेकिन हम पूरे को वर्ड यूज कर लेते हैं इस तरह से। इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन, ठीक है ना, f फंक्शन ऑफ x, y इज f फंक्शन ऑफ x, ऐसे इसको पढ़ते हैं। ये फंक्शन हो इज एनी फंक्शन एंड द इंटरवल, तब लिखेंगे यहां इज एनी फंक्शन देन द इंटरवल इन विच जिसमें dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
है ना, dy/dx या तो 0 के बराबर हो, है ना। 0 अगर बराबर भी होगा तो एक छोटे इंटरवल में होगा, हर समय बराबर नहीं होगा, ठीक ना। और अगर स्ट्रिक्टली वर्ड रहता तो सिंगल पॉइंट पे इक्वल 0 होल्ड करता, लगातार नहीं होल्ड कर सकता था। तो जब हम कैलकुलस के चैप्टर में आएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जब वहां हम पढ़ाएंगे तब हम और डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का मैटर तो आ ही गया है। dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, देन द इंटरवल इन विच दिस, है ना, द फंक्शन इज increasing function, in which dy/dx is greater than equal to 0, the function is increasing function in that interval। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह अगर यहां लेस देन 0 आ जाए, मतलब निगेटिव आ जाए, dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर या 0 से ज्यादा, पॉजिटिव। और जिस हिस्से में ये निगेटिव आ जाए, लेस देन 0, वहां पर यह निगेटिव होगा, वहां निगेटिव, वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। तो यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी इंटरवल में पॉजिटिव होगा तो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। साइन देखेंगे डिफरेंशिएशन का, अब बात करेंगे फंक्शन के बारे में, बात समझ रहे हैं ना। साइन देखेंगे किसका? डिफरेंशिएशन का। कैरेक्टर किसका बताएंगे? फंक्शन का। ठीक है, यही यहां पर है जो जिसको आपको समझना है, ठीक है ना, कि साइन चेक करेंगे डिफरेंशिएशन का, और कैरेक्टर बताएंगे फंक्शन का। जिसका डिफरेंशिएशन है उसका कैरेक्टर बताएंगे। तो आइए यहां पर एक नोट तो ये हो गया। इसी में अगर हम यहाँ ये ग्रेटर देन 0 जब नोट कर लीजिएगा तो इसी में हम थोड़ा करेक्शन करके ऐसे अगर लेस देन इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये इंक्रीजिंग के जगह पे क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये आपका सेकंड नोट क्रिएट हो गया, है ना। उसी में हम इसको चेंज कर दिए। तो जो लैंग्वेज लिखे हैं अब उसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं, एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। आइए, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम साइन को लेते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में जिक्र करते हैं? साइन थीटा के बारे में, साइन एक्स के बारे में, y इक्वल टू साइन एक्स के बारे में। आइए, y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पहले लिख लीजिए, dy/dx कितना हो गया? cos x हो गया। dy/dx का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? cos x हो गया, है ना। अब साइन इसका देखेंगे, कैरेक्टर इसका बताएंगे। सुनाई दे रहा है? साइन किसका देखिएगा? डिफरेंशिएशन का। कैरेक्टर किसका बताइएगा? फंक्शन का, है ना। तो अब यहां हम साइन एक्स ऐसे लिखे, y इक्वल टू साइन एक्स, और देखिए यहां से हम क्या क्या रिजल्ट निकालते हैं, है ना। रिजल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी पॉजिटिव होता है। तो ये कॉस एक्स आपका पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव हो गया तो यहां लिखेंगे y इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है। अब आई यही cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में। यदि x के जगह पे 90 से लेके 180 के बीच का वैल्यू ले लें और जब पुट करें तो सॉल्व होके क्या देगा? निगेटिव देगा जी। क्या देगा? निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का है ना, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा का है। तो जब इसमें आ गया कौन? कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव हो गया। जो ही कॉस निगेटिव हुआ तो साइन डिक्रीज करेगा, इज डिक्रीजिंग, है ना।
फंक्शन इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग हो गया। देख रहे हैं, साइन देखे कॉस का, मतलब चिन्ह, चिन्ह देखे कॉस का, बात किए साइन के बारे में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस बताइए क्या होगा, कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, क्या होगा, निगेटिव होगा, याद रखिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हुआ, तो जब ये निगेटिव हुआ तो कॉस निगेटिव है तो साइन डिक्रीजिंग हो जाए, इज डिक्रीजिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो जब कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया इसके बीच में, तो साइन तो, चिन्ह तो देख रहे हैं कॉस का, बात किसका करना है, साइन का। तो साइन का बात करेंगे तो लिखेंगे इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ गए। तो साइन थीटा फर्स्ट में बढ़ेगा, 0 से 90 में बढ़ते जाएगा, और 90 से 180 में घटते जाएगा, 180 से 270 में भी साइन को घटना ही है, अब फिर 270 से 360 में क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ये आप समझ गए कि साइन का वैल्यू कहां पर इंक्रीज होगा, कहां डिक्रीज होगा। तो आइए नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो y इक्वल टू साइन एक्स का था। अगला है हमारा y इक्वल टू कॉस एक्स। फॉर y इक्वल टू, हम कॉस एक्स को देखते हैं। आइए, y इक्वल टू कॉस एक्स, इसको देखना है। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करेंगे, कर लीजिए। dy अपॉन dx कितना होगा, माइनस साइन एक्स। अब इसको थोड़ा माइनस ऐसे लिखिए, ब्रैकेट ऐसे साइन एक्स, साइन हमेशा कॉस टेन सब कुछ हमेशा स्मॉल लेटर से, कभी भी कैपिटल शॉक से नहीं दे दीजिएगा, माइनस साइन एक्स, ये हो गया। अब आप थोड़ा सा देखिए कि ये जो साइन थीटा है उसके आगे पहले से निगेटिव लगा हुआ है, अंदर में पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, आइए निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अंदर वाला अगर निगेटिव हुआ, इस ब्रैकेट के अंदर वाला निगेटिव हुआ तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यही चीज को ध्यान रखना है। आइए देखा जाए, y इक्वल टू, हम कॉस एक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं वह कौन है, y इक्वल टू कॉस एक्स, कोसाइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स। इतना नहीं बोलकर तो शॉर्टली हम कॉस एक्स बोलते हैं, है ना, कॉस ऑफ एक्स नहीं कह के सीधे कॉस एक्स हम कह रहे हैं। तो यहां पर देखिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव हुआ ब्रैकेट के अंदर, लेकिन ये बाहर वाला माइनस उसको बेड़ा गर्क कर देगा, नेगेटिव बना देगा, है ना। तो माइनस उसको नेगेटिव बना देगा, तो जो ही ये नेगेटिव हो गया ओवरऑल टोटल, तो ये डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, लिखेंगे कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और सेकंड में अब चलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव ये माइनस क्या बना देगा, निगेटिव। पॉजिटिव को ये निगेटिव क्या बना देगा, निगेटिव। तो जब निगेटिव बना दिया तो फिर से इज डिक्रीजिंग, इतना लिख दें समझ जाइए, डिक्रीजिंग फंक्शन इन सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से 270
270 के बीच, 180 से 270 के बीच। तो 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव ब्रैकेट के अंदर, अब बाहर वाला निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या लिखाएगा, इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब कॉस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज करने लगेगा, समझे ना, इंक्रीज बढ़ने लगेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फिर निगेटिव होता है। तो ये साइन थीटा निगेटिव, अब बाहर का ये निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया, देख रहे हैं। तो ये याद रखना आसान है ना। दूसरा तरीका समझिए, कॉस यहां पर 0 डिग्री है, आपको मालूम है कि यहां 0 डिग्री है। 0 डिग्री पर कॉस का वैल्यू 1 होता है और 90 डिग्री पर 0 होता है। तो 1 से लेके 0 हो गया, तो बताइए ये बढ़ा कि घटा, घट ही ना गया, डिक्रीज हो गया। और कॉस 180 -1 होता है, तो 0 से और -1 पहुंच गया, बढ़ गया कि घट गया, और माइनस हो गया। और 270 पर फिर 0 होता है, तो देखिए -1 से अब 0 हुआ, बढ़ना हुआ कि घटना हुआ, -1 निगेटिव था, अब निगेटिव से 0 की तरफ गया, न्यूट्रल हो गया, तो बढ़ ही ना गया। और जब 0 से फिर 1 पे पहुंच गया तो फिर बढ़ रहा है। तो आप ऐसे भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब आइए कॉस थीटा के बाद नेक्स्ट आगे, y = tan x, y = tan x के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर y = tan x, तो सबसे पहले dy/dx ये लिखाएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो अब इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है, sec x का होल स्क्वायर, नहीं। अच्छा अब एक बात बताइए, ब्रैकेट के ऊपर 2 है, ब्रैकेट के ऊपर 2 है, तो अंदर पॉजिटिव हो तो और निगेटिव हो तो, अगर पॉजिटिव है तो भी सॉल्व होके पॉजिटिव आएगा, और अंदर अगर निगेटिव है तो वो भी स्क्वायर होके क्या हो जाना है, पॉजिटिव हो जाना है ना। तो ये होल बॉडी कभी निगेटिव होगा, कभी भी, आप हमको बताओ, कभी भी निगेटिव, कभी निगेटिव होगा ही नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। तो जब ये कभी निगेटिव होगा ही नहीं, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया ऑलवेज, है ना, पॉजिटिव हो गया। और जब ये पॉजिटिव हो गया हमेशा, डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए y = tan x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये कभी भी घटेगा ही नहीं, है ना। इसके जिंदगी में हमेशा इंक्रीजिंग बना लिखा हुआ है, हमेशा बढ़ते रहेगा। इसका जिंदगी बड़ी अजीब टाइप का है। इसके जब ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे, y = tan x का ग्राफ बात करेंगे, तब हम इसके बारे में और बहुत बेहतर कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल आप ऐसा समझ लो कि जब इसका जन्म होता है, tan थीटा का जन्म होता है, समझे कि नहीं, ये एकदम दुनिया का सबसे गरीब इंसान होता है, कर्जखोर, पूरा कर्जा लेकर के सड़क पर पड़ा हुआ, विपत्ति की स्थिति में, पूरी तरह से जर्जर स्थिति में, ठीक है। और ये फिर अपना बढ़ना चालू करता है वहां से, और बढ़ते बढ़ते, ठीक है ना, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बनता है, सबसे रिचेस्ट हो जाता है। और उसके बाद इसे थोड़ी देर का झटका आता है, मतलब समझो कि मौत हो गई, और अगले पल जब उसका फिर से अगर आंख खुला तो फिर से खुद को सड़क पे पाता है, बात समझे कि नहीं, विपत्ति में, और वहां से फिर उठ करके हाईएस्ट जाता है। तो इसका लाइफ ऐसा है, लो टू हाई, समझे ना। तो इसका हम ग्राफ जब बताएंगे तब आपको और क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी आइए दूसरे फंक्शन पे, ये फॉर y = tan x, y = cot x, ये देखिए,
और जब इसका डिफरेंशिएशन करिएगा dy अपॉन dx तो ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर आप इसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। देखिए माइनस आउटसाइड है, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन ये जो माइनस बाहर वाला है ये इसको हमेशा निगेटिव बना देगा, कभी पॉजिटिव होने देगा ही नहीं। ये टोटल पॉजिटिव हो के आएगा और ये माइनस उसको लग के निगेटिव बना देगा। तो जब इसको निगेटिव बना देगा तो होल बॉडी ऑलवेज निगेटिव है, मतलब लेस देन जीरो है। और जब ये लेस देन जीरो है मतलब ऑलवेज निगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो हम कहेंगे इसलिए y इक्वल टू कॉट x इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, हमेशा इसकी जिंदगी में घटना ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, मतलब ये जब जन्म लेगा, ठीक है ना, तो रिचेस्ट पर्सन के यहां होगा, सबसे अमीर, दुनिया का सबसे अमीर। और जब इसका मरण काल आएगा, जब खत्म होने पर होगा, तब ये खाकपति होगा, इसके पास कुछ नहीं रहेगा। और फिर जो ही फिर अगला पुनर्जन्म होगा तो फिर से ये सबसे रिचेस्ट में। तो दोनों के लाइफ में बड़ी अजीब सा अंतर है। एक ये जन्म लेता है गरीबी में, मरता है अमीरी में, और ये जो है जन्म लेता है अमीरी में, मरता है गरीबी में। तो दोनों का लाइफ अलग अलग है, उल्टा है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, ठीक है ना। ग्राफ जब आएगा तो और मजा आएगा, ठीक है ना। अभी हम ग्राफ पर नहीं जा रहे हैं। आइए देखिए नेक्स्ट, फॉर y इक्वल टू सेक एक्स पर आते हैं। सेक एक्स, अगर हम सेक एक्स को देखें और इसका डिफरेंशिएशन करें dy अपॉन dx, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, ये हो गया y इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x। अब इसके साइन के बारे में जिक्र करना होगा, है ना। आगे कोई साइन है ही नहीं तो टेंशन बहुत कम है। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। कहां देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक, और टेन भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो प्लस ही न होगा। तो जब प्लस हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होगा, तो लिखेंगे इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें, सेकेंड में, तो सेकेंड में क्या है, सेकेंड में सेक थीटा निगेटिव होगा, सेक थीटा निगेटिव होगा, और टेन थीटा भी निगेटिव होगा। तो निगेटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो फिर से लिखेंगे इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग, हो गया, क्लियर है। अगला देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में, चलिए थर्ड 180 से 270। तो सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, लेकिन टेन थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव हुआ, और जो ही निगेटिव आया तो इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन लिखेंगे, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे हो गया। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेक पॉजिटिव और टेन निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है जी, कॉस और सेक का है, टेन का तो घर है नहीं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव है और सेक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव, तो इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखिएगा, इन सेकेंड क्वाड्रेंट है, इन थर्ड क्वाड्रेंट है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट है, ऐसे, ठीक है ना।
क्लियर हो गया सब। तो ये आपको सेक थीटा का बताए, तो क्या आप इसी तरीके से कोसेक थीटा के बारे में आप नहीं सोच सकते? हमने आपको साइन सिखा दिया, कॉस सिखा दिया, टेन सिखा दिया, कॉट सिखा दिया, तो क्या आप एक कोसेक थीटा नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, और घर पे आप कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आगे अब हम आते हैं इसके डोमेन एंड रेंज पे। डोमेन एंड रेंज पे तो आइए देखिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। जल्द ही हम फंक्शन में भी इंटर करेंगे। एक तरफ आपका रिलेशन का वीडियो भी अपलोड हो रहा है कंटिन्यू, तो रिलेशन जो ही समाप्त होगा तो हम फंक्शन में आएंगे। फंक्शन को पूरी डीप तरीके से हम पढ़ाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से आपको फंक्शन पुट करेंगे वहां पे। तो फिर फंक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद ही हम आगे कैलकुलस वगैरह में इंटर करेंगे आपको। तो तब तक ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से आगे बढ़ चुका होगा, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री जो ही समाप्त होगा तो हमारे लिए कैलकुलस का रास्ता सफर करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। दो मैथमेटिक्स, अलजेब्रा और ट्रिगो ऐसा है जो दूसरे मैथ्स के गेट को खोलता है। तो ये दोनों पेपर को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है ना। डोमेन, जिसको हिंदी में प्रांत बोलते हो, रेंज जिसको आप परास बोलते हैं। वो पिक्चर जो हमने मिटा दिया उसको हम फिर से एक बार आपको ड्रॉ कर देते हैं। ये इसका होना थोड़ा सा जरूरी है, आपको ये हेल्प करेगा कहीं कहीं पे, है ना। ये आपको मालूम है कि यहां 0 डिग्री बनता है, यहां पर आपको 90 डिग्री, यहां आपको 180, यहां पे 270 डिग्री, और यहां आपको 360 डिग्री, है ना। ये है आपके पास। तो अब आप यहां देखिए 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, है ना। डोमेन किसको कहते हैं? किसी भी फंक्शन का, जिसे y इक्वल टू, अगर हम fx लिखते हैं, है ना, y इक्वल टू fx, ये जो x है अंदर में, ये x, इसी को डोमेन कहा जाता है। वैसा x, सिंपल x लिख दिए डोमेन, लेकिन सही डिफिनेशन ये होता है कि उसी x को डोमेन के अंदर रखेंगे जिसके कोरेस्पॉन्डिंग हमको y जो है रियल नंबर मिले। y क्या मिले? रियल नंबर। हम उसी को ही केवल डोमेन में ले सकते हैं। इट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ डोमेन फॉर एनी फंक्शन विल बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज रियल, फॉर विच y इज रियल। x के उन सभी वैल्यूज का सेट जिसके लिए y क्या हो जाए? रियल हो जाए। मतलब उसको इसमें पुट कर दें तो जो मेरा आउटकम, यहां x हमारा इनपुट है, x को हम इनपुट कहेंगे, ठीक है, और y हमारा आउटपुट है। आउटकम कह लो चाहे आउटपुट कह लो, बात वही है, आउटकम, है ना, रिजल्ट जिसको आप कहते हो, है ना, आउटकम, है ना, ये चीज। तो यहां x का जो वैल्यू है उसको डोमेन के अंदर रखेंगे, और y की वैल्यू को कहां रखेंगे? रेंज के अंदर रखेंगे। तो जो x पुट होगा, तो आइए सबसे पहले हम साइन x के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? साइन x के बारे में। इधर हमारा फंक्शन है, यहां हमारा डोमेन है, और यहां हमारा रेंज है ना। ये एक चार्ट आपको क्रिएट कर रहे हैं, इस चार्ट को आप देखिए ठीक से। इसमें फंक्शन हमारा है y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू कितना है? साइन एक्स। अब हमको जानना है इसका डोमेन क्या होगा। तो आप साइन एक्स या साइन थीटा, मेरे प्रिय छात्रगण, साइन थीटा का फॉर्मूला आप सब जानते हो कि p/h होता है, p/h, है ना।
तो अब आप देखो कि ये h जो नीचे है कभी जीरो होगा। h का वैल्यू कभी जीरो होगा। h कौन था, याद रख करो, रिवॉल्विंग रे, ये जो ऐसे लेंथ था इसी को h कहते थे। ये ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता था और जीरो कभी ये हुआ ही नहीं। तो जब डिनोमिनेटर कभी जीरो हुआ ही नहीं तो क्या ये कभी अनडिफाइंड होगा? साइन थीटा कभी भी अनडिफाइंड होगा? कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। कुछ भी एंगल पे हम क्यों ना चले जाएं, किसी भी एंगल पर हम क्यों ना चले जाएं, कभी भी h जीरो के बराबर नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होगा। और डिनोमिनेटर जीरो नहीं हुआ, हर जीरो नहीं हुआ, डिनोमिनेटर मींस नीचे वाला हर अगर जीरो नहीं हुआ है ना, तो समझ जाइए कि वो फंक्शन अनडिफाइंड भी नहीं हुआ। तो जब फंक्शन अनडिफाइंड है ही नहीं तो वो हमारा डोमेन में आ जाएगा, और जहां फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा वो हमारे डोमेन में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो अब यहां साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच है और एच कभी भी जीरो नहीं होगा, तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर दे दिए। ऑल रियल नंबर मतलब एक्स के जगह पे तुम कुछ भी क्यों ना ले लो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ऐसे है ना। ये पूरा का पूरा आपका डोमेन हो गया। इसके बीच का कोई भी एंगल अगर आप पुट कर दीजिएगा यहां पर तो कभी भी ये अनडिफाइंड नहीं होगा, है ना। अब एक बात बताओ, जब हम साइन थीटा का वैल्यू फॉर्मूला जानते हैं P बाय एच, तो आप ही बताओ कि P बड़ा कि H बड़ा, कौन बड़ा? परपेंडिकुलर ज्यादा होगा या हाइपोटेन्यूस ज्यादा होगा? इस दोनों में कौन ज्यादा होगा? लंब बड़ा होगा कि कर्ण बड़ा होगा? है हमेशा कर्ण बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है। तो ये कर्ण जब बड़ा है नीचे और ऊपर छोटा, तो भाग दे करके तो एक से कम ही ना आएगा। एक से क्या आएगा? कम। एक से ज्यादा तो कभी नहीं होगा, है ना। छोटे चीज में बड़े चीज से डिवाइड करेंगे तो क्या कभी एक से ज्यादा होगा? कभी एक से ज्यादा नहीं होगा, है ना। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि जैसे जैसे ये h ऊपर बढ़ते जाता है और 90 डिग्री पे पहुंचता है, कहां? 90 डिग्री पे, तो ये परपेंडिकुलर का साइज बढ़ते जाता है, ये परपेंडिकुलर का साइज बढ़ते जाता है और ये बेस जो है घटते जाता है, और हाइपोटेन्यूस तो बराबर ही होता है। तो जब यहां पहुंच गया तो P और H बराबर हो जाता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस बराबर हो जाता है। उस वक्त साइन 90 P बाय एच, P और H आपस में बराबर है तो एक हुआ, तो मैक्सिमम एक जाएगा। मैक्सिमम कितना गया? एक। बाकी टाइम तो H P से छोटा ही रहना है, बाकी टाइम बाकी टाइम H P से बड़ा ही रहना है ना। तो यहां जो H P से बड़ा होगा तो कभी एक से बड़ा तो सोल्यूशन नहीं आएगा, हमेशा एक से छोटा आएगा। और एक टाइम 90 डिग्री पर जाकर के P बराबर H पर जाकर के आपको एक होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना हुआ? 1। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया इसका? 1। ठीक है, एक। और मिनिमम जब आप इस साइड आइएगा 270 पर तो -1 होगा, तो आपको मिनिमम -1 हुआ और मैक्सिमम +1 हुआ। तो इसका रेंज साइन थीटा का रेंज -1 से 1 हुआ, -1 से 1। मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1 हो गया। अब आइए y इक्वल टू cos x हम लेते हैं फंक्शन। अब इसका भी फॉर्मूला b बाय एच होता है, तो सेम उसी तरह का कैरेक्टर इसका भी है, तो इसका भी रेंज डोमेन जो है ऑल रियल नंबर लेंगे, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसमें भी रेंज -1 से 1 होगा, क्योंकि 0 डिग्री पर जाकर के b और h का बराबर लंबाई हो जाएगा, और इधर 180 डिग्री पर बराबर होगा, लेकिन दोनों का साइन उल्टा होगा। तो यहां पर तो -1 होगा और इधर +1 होगा, तो -1 और +1 के बीच ये अप डाउन चलता रहेगा, ऑस्किलेट होता रहेगा। ये हो गया। अब आइए y इक्वल टू आप 10x। टेन थीटा का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? टेन थीटा का, ये थोड़ा सा बदमाश है, इसको ठीक से देखना चाहिए। P बाय B, है ना।
तो नीचे डिनोमिनेटर हर क्या है, बी है, बेस में यहां डिनोमिनेटर में यहां बेस है। तो बेस बताइए पी बाय बी में बी जो है वो कभी जीरो होता है कि नहीं होता है? कहां पर जीरो होता है? बी अगर जीरो भी होता है तो कहां? तो वह आपको 90 डिग्री पर जाकर के बी जीरो हो जाता है, नीचे 270 पर बी जीरो हो जाता है ना। 180 पर तो बी और एच बराबर होता है, बस साइन का उल्टा होता है, और यहां भी बी और एच बराबर होता है ना, और दोनों पॉजिटिव ही होता है। तो यहां बी जीरो है 270 पर और 90 पर। तो आप गौर करो, जब ये फर्स्ट राउंड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो 90, 270, फिर 360, 450, फिर यहाँ देखो 90 के बाद 270 हुआ, फिर इसके बाद ये 450 होगा, ये 450 के बाद 630 होगा, ये जो है आपको 810 होगा, ठीक है, ये आपको फिर जो है 810 में है ना 180 जोड़िए तो 990 हुआ। तो अगर गौर करिए तो 91 जा 93, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, 90 इंटू 7, 90 इंटू 9, 90 इंटू 11। गौर करिए 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का कौन मल्टीपल? ऑड, इवन नहीं। 90 में इवन से गुना नहीं कर, मल्टीपल मीन्स गुना कर देना, यहां गुणज। तो 90 में विषम संख्या से गुना करने पर यह सब एंगल निकल रहा है, विषम संख्या से 90, 270, 450, 630, 810, 990 सब आपको विषम संख्या से गुना करने पे आ रहा है ना, सम से गुना करके नहीं आ रहा है। तो 90 के विषम गुणज पर, 90 के विषम गुणज पर 10 अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो उसको हम डोमेन में से छांट देंगे, जहां पर भी b 0 के बराबर हो जाएगा उसको हम डोमेन के अंदर नहीं रहने देंगे। तो यहां लिखाएगा r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 मतलब 90 हुआ, और 2n प्लस 1 मतलब ऑड हुआ। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑल रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को हम हटा देंगे। क्यों हटाए जी? क्योंकि वहां पर ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम तो डोमेन का डेफिनेशन पढ़े हैं कि जहां अनडिफाइंड हो जाएगा उसको डोमेन में शामिल नहीं करना है। तो इसलिए 90 को डोमेन में शामिल, 10 के डोमेन में शामिल नहीं करेंगे, 270 को भी 10 के डोमेन में शामिल नहीं करेंगे, उसी तरह 630 को भी 10 थीटा के डोमेन में शामिल हम नहीं करेंगे। सो 90 का कोई भी ऑड मल्टीपल 10 थीटा के डोमेन में शामिल नहीं होगा। आइए अब इसका रेंज समझना है। तो अब एक चीज देखो, ये है P बाय बी, है ना, P बाय बी। ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो P बढ़ते जा रहा है, P बढ़ते जा रहा है, बेस क्या हो रहा है? छोटा। एक चीज जान लो, किसी भी फ्रैक्शन में, है ना, ऊपर में न्यूमरेटर में जो रहेगा उसको तुम अपना कमाई समझ लेना, अपना कमाई, समझे ना, और नीचे जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको तुम अपना खर्चा समझ लेना। और तब इसके हिसाब से आप थोड़ा सोचना, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर जा रहा है तो परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, इट मींस कमाई बढ़ रहा है, और बेस घट रहा है, इट मींस खर्चा घट रहा है। मानिए अगर आपका कमाई बढ़ रहा हो, वेतन बढ़ रहा हो, और घर में खर्चा घट रहा हो, खर्चा में कटौती हो रहा हो, तो बैलेंस पे कैसा असर पड़ेगा? बैलेंस पर कैसा असर पड़ेगा? बैलेंस बड़ी तेजी से भागेगा, है ना, स्पीड से बढ़ेगा। और जिस वक्त कमाई मेरा ढेर हो जाए और खर्चा कुछ भी नहीं, तो मेरे पास संपत्ति कितना होगा? इनफाइनाइट, ढेर सारा। तो यही इसका कहना है कि इसका 10x का मैक्सिमम भागता हुआ इन्फिनिटी चला जाएगा, और इन्फिनिटी में ऑलवेज ओपन रहता है, और नीचे होगा माइनस इन्फिनिटी। सो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा 10 थीटा। समझ गए? अब अगला इसी तरह से cot x के बारे में जिक्र करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस सोचिएगा, कहां पर ये cot का b बाय p होता है, तो p कहां जीरो होता है तो r माइनस एन पाई लेंगे हम, और यह इसका भी रेंज आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा।
और इसके बाद आपका दो जो है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देखिए, है ना। अब हम इस पिक्चर को मिटाते हैं, आप खुद भी अच्छे से इस पिक्चर को दिमाग के अंदर रखिएगा, तो आपको ये समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इधर हम फंक्शन ले लिए, यहां हम डोमेन ले रहे हैं, और यहां हमारा रेंज है ना, रेंज। आइए, तो फंक्शन हमारा अब बच गया y इक्वल टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता क्या है, h बाय पी, याद करिए h बाय पी। अब h का लंबाई p से ऑलवेज ज्यादा ही होता है, बस एक जगह छोड़ के 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पर p और h बराबर हो जाता है, मैग्नीट्यूड भी और साइन भी। 270 डिग्री पे मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है, लेकिन साइन उल्टा होता है, समझ गए ना। तो जिस वक्त ये 90 पर पहुंचेगा उस वक्त तो 1 होगा नहीं, लेकिन बाकी टाइम h जो है p से तो ज्यादा होगा। तो जब अंश ऊपर वाला न्यूमरेटर 1 से ज्यादा हो और हर 1 से कम हो, है ना, सॉरी उल्टा हम कह दिए, ऊपर आपको बड़ा नंबर हो, नीचे आपको छोटा नंबर हो, एक का से हमको तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। तो न्यूमरेटर आपको ज्यादा है और डिनोमिनेटर आपको कम है। तो जैसे मान लीजिए ये 5 लिखे हम और नीचे 3 लिखे, तो सॉल्व होकर के 1 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो h बाय पी है ये हमेशा 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीज तो सीख गए। दूसरी बात, ये P0 हो जाता है कहां पर, याद करिए P0 कहां हो जाता है, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर, 360 डिग्री जो भी कह लीजिए, 0 डिग्री 360 डिग्री एक ही है, 180 डिग्री। तो 0 डिग्री 360 डिग्री और 180 डिग्री पर P0 हो जाता है, परपेंडिकुलर 0 हो जाता है। एक जगह तो ये 0 हो गया ना, और जब ये 0 हो गया तब ये अनडिफाइंड हो गया, और जहां अनडिफाइंड हो गया उसको डोमेन के अंदर हम नहीं रखते हैं। तो आप देख रहे हो कि सब जगह तो ठीक है, तो r लिख दिए, लेकिन n पाई का मतलब हो गया n की जगह कोई भी आप नेचुरल नंबर रखते जाओ, है ना। तो देखो यहां 1 रखोगे तो 0, अगर आप यहां चाहे नेचुरल नहीं इंटीजर भी ले सकते हैं। तो अगर मान लो 0 ले लिए, है ना, तो 0 डिग्री पर r माइनस 0, इट मीन 0 पर आपको 0 को नहीं रखना है, डोमेन में सब कुछ रखना है, 0 नहीं रखेंगे। n की जगह 1 रखेंगे, इट मीन सारा रियल नंबर रखिए लेकिन पाई को नहीं रखिए। इसी r माइनस एन पाई को अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, r माइनस 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ऐसे डॉट डॉट, फिर माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। ये जो बात है, ये आपको जो ये जो लिखा है ना टोटल बात, वो टोटल बात इसके बराबर है, r माइनस एन पाई के बराबर। ये पूरे लैंग्वेज जो है ये पूरे यहां से यहां ये इसको दिखाता है, समझे कि नहीं। तो अब यहां कोसेक एक्स में ये लिखे, अब इसका रेंज निकालिएगा तो एक बात तो अभी जान गए कि 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम कभी नहीं होगा। अब माइनस 1 से कम होगा तो इसका वैल्यू जो है आपको, रेंज का वैल्यू ये आपको माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जाएगा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब कोसेक एक्स का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, कोसेक एक्स का वैल्यू कभी 1/2 नहीं हो सकता, मतलब -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता, -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता कोसेक एक्स, समझे ना। और उसके बाद आपका है y इक्वल टू सेक एक्स, तो इसका भी उसी तरह r माइनस 2n प्लस 1 पाई/2 छांट देंगे यहां, और इसका भी रेंज माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस नोट को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये डोमेन रेंज बड़ी काम का चीज है, आपको ये मदद करेगा आगे, ठीक है। अगर हम इसके रेंज को साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक को अगर हम रेंज बड़ी आसानी से देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं, है ना। आइए देखिए, इसके रेंज को हम आसानी से इस तरह से देख सकते हैं। ये है
-1 और ये 1 बीच में 0, ये यहां से लेके यहां तक इसी के बीच में 1 भी शामिल है, -1 भी शामिल है और इसी के बीच में ऑलवेज, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑस्किलेट होते रहेगा, यही इसका रेंज है -1 से 1। और ये देखो -∞ यहां से और ये पूरा +∞ तक, है ना, ये पूरा का पूरा जो है यहां से वहां तक साम्राज्य फैला हुआ, ये tan x एंड cot x का है, ठीक है, इसका रेंज खतरनाक है। आइए अब देखिए, ये जो है मानिए अगर -1 लिए, ये 0 लिए और ये 1 लिए, तो इसका जो है 1 से दाएं जाना है, इधर +∞ की तरफ जाना है इधर, अब -1 से आपको बैक आना है इधर कम, मतलब सेक थीटा, है ना, सेक थीटा लिख लो या x लिख लो, प्रॉब्लम नहीं है, एंड कोसेक थीटा, इसका जो है रेंज आप देख रहे हो -∞ से -1 तक जाना है, बीच में गैपिंग है, इसलिए कंबाइन करने के लिए यूनियन का सहारा लेंगे, और ये 1 से आपको इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये आपको पिक्चर में आपको हम नंबर लाइन पर बड़ी आसानी से दिखा दिए हैं। अगर आपको ये पिक्चर याद रहता है तो बड़ी आसानी से साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कोसेक का रेंज आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अब ये आप ये रेंज सीख लिए, है ना। अब हम बहुत सारे चीजों को देखेंगे, कुछ कुछ रिजल्ट आपको हम यहाँ लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, ठीक है। कहीं भी आपको साइन टू दी पावर n थीटा प्लस कोसेक टू दी पावर n थीटा अगर है, ठीक है ना, इस तरह का लिखा हुआ, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। दोनों जगह पावर लेकिन सेम होना चाहिए और एंगल भी सेम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये हमेशा 2 से ज्यादा ही होगा, 2 से कभी कम नहीं होगा, ठीक है। ये बात हो गया। उसी तरह आगे टेन टू दी पावर n थीटा प्लस कॉट टू दी पावर n थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और सेक, यहां सेक टू दी पावर n थीटा प्लस कॉस टू दी पावर n थीटा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है ना। तो ये आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी पूछेगा टेन टू दी पावर n थीटा प्लस कॉट टू दी पावर n थीटा का, तो मिनिमम वैल्यू ऑलवेज 2 होगा, मिनिमम वैल्यू ऑलवेज 2। इतना हम लोग आज पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आगे हम और भी इससे इस पर रिलेट जो है थ्योरी को पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड थ्योरी को पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एलाइड एंगल्स, और उसमें कई तरह के फॉर्मूला को हम लोग जनरेट करना सीखेंगे। और फिर उसके बाद कंपाउंड एंगल है, ट्रांसफॉर्मेशन है, मल्टीपल है, सब मल्टीपल है, कंडीशनल है। इन सब चीजों को जब हम पढ़ लेंगे तब हम आएंगे जनरल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन। ये सब बहुत जल्द होगा, इतने हम नाम ले रहे हैं लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग तब तक इन वीडियो को देखिए, इस वीडियो से आप लोग जितना भी फायदा उठा सकते हैं उठाइए, और जो अच्छा लगे अगर आपको तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ लिंक को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।